नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अहम मुद्दे पर, और जो आए दिन सालों साल, आज 70 साल देश को आज़ाद हो गए और आज तक हमें सताया जा रहा है, यानी आरक्षण का एक जो मुद्दा उठते आता है। आए दिन आरक्षण में संशोधन किए जाते हैं, नई नई सरकार आती है, संशोधन करती हैं और नए नए तरीके से आरक्षण को पेश करती हैं। इसी बीच हमारे बीच में है आदरणीय डीडी कल्याणी जी, जो समाज सेवी हैं और अफसर रहे हैं और देश विदेश की यात्रा भी उन्होंने की है। तो सर, इस आरक्षण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ जी, आप लोग अपने नेशन न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार देश में और आपकी जो ये चर्चा है देश में भी जाती है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। जो ये मुद्दा असल में आरक्षण का है, ये विवादास्पद मुद्दा नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल जानबूझकर जो भी देश में सरकारें आ रही हैं इस मसले को जानबूझकर कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, विवादास्पद इसके विषय करती हैं। विषय असल में बड़ा क्लियर है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो आरक्षण का मुद्दा है कि आज तक भारत में आरक्षण की मांग सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने या ज्योतिराव फूले ने नहीं की। सबसे पहले आरक्षण की मांग तो जब भारत के अंदर आईसीएस का, जिसे आजकल आईएएस कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मणों ने ये मांग किया था कि आईसीएस में हमें आरक्षण दिया जाए। ये शुरुआत जो है ब्राह्मण खुद करते हैं। और दूसरी बात कि जो भारत का संविधान है वो जो ये प्रोविजन देता है, आरक्षण का अर्थ है, बाबा साहब ने आरक्षण को बकायदा परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि व्हाट इज रिजर्वेशन, आरक्षण है क्या? उन्होंने कहा आरक्षण जो है वो एक प्रतिनिधित्व है, रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को क्लियर कहा है जी। तो एक तरफ भारत का संविधान है। तो मैं अभी देख रहा था, जब आप बात कर रहे मुझे बात किया, तो मैं बता रहा हूं कि जो भारत के संविधान से पहले जो धार्मिक के धर्मशास्त्र है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? महाभारत कहती है शूद्र राजा नहीं बन सकता। गीता कहती है शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की गुलामी करनी चाहिए। आपने अभी कहा कि ये बार बार कोई भी शासक आ रहा है तो आरक्षण को ही मुद्दा क्यों बनाता है? इसका कारण है, इसके पीछे इनका जो कल्चर है, जो इनकी संस्कृति है, ये इनको बार बार रोकती है कि इस देश के शूद्र, अति शूद्र को कुछ नहीं देना चाहिए। इसलिए महाभारत कहती है शूद्र राजा नहीं हो सकता, और गीता कहती है शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की गुलामी करनी चाहिए। रामायण कहती है शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर वो इसका इस्तेमाल करता है उसको मृत्युदंड देना चाहिए। वेद कहते हैं शूद्र ब्राह्मण के पैरों से पैदा हुआ, इसलिए वह नीच है। शूद्र का स्थान ऊपर को तीनों वर्णों की सेवा करना है। ये मनुस्मृति कहती शूद्र का कमाया धन ब्राह्मण को बलात् ही छीन लेना चाहिए। तो ये मैंने जो आपको संदर्भ बताए हैं जी, इसलिए बताए हैं कि देश के अंदर शासक चाहे कांग्रेस का था, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का है, ये अपने धर्म शास्त्रों पर अमल करते हैं। तो एक झटके में ही ये जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ये भारत के पहले ऐसे कोल्हापुर की रियासत के महाराजा हैं जिन्होंने भारत के अंदर जुलाई 1902, क्योंकि जुलाई अब आ गई है, जुलाई 1902, 26 जुलाई 1902 को भारत के अंदर आरक्षण का ये प्रावधान किया और अपनी रियासत के अंदर 50% आरक्षण लगाया। तो ये मैं इसलिए इसका चर्चा कर रहा हूं कि उस जमाने की वो जब ये आरक्षण देते हैं तो इसकी फिगर बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कोल्हापुर में जब छत्रपति साहू जी महाराज ने ये आरक्षण का जो प्रावधान शुरू किया, तो कह रहे हैं कि कोल्हापुर की रियासत में 1881 जब जनगणना भारत में होती है, जनगणना भारत में 1872 में होती है और दूसरी जनगणना 1881 को होती है। 1881 को कोल्हापुर की रियासत में कहते हैं कि साक्षरता कितनी है, वो ये कह रहे हैं ब्राह्मण जो है
राजाराम हाई स्कूल के अंदर 400 कहते हैं कि 48 विद्यार्थी थे और 368 जो है वो ब्राह्मण हैं और गैर ब्राह्मण 73 है, 73 है। राजाराम कॉलेज के अंदर कहते हैं कुल विद्यार्थी 61 है, ब्राह्मण 55 है और गैर ब्राह्मण जो है 6 है। तो ये जो इस विषमता और गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण का प्रावधान करते हैं और उस रियासत के अंदर 23 छात्रावास खोले और वो 23 छात्रावास जो थे वो सारे के सारे गैर ब्राह्मणों के लिए थे। और छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा ये जो मैंने आरक्षण लागू किया है कोल्हापुर में, पूरे भारत के अंदर किसी भी जनपद के अंदर, किसी भी जिले के अंदर इतना मैंने किसी जगह पर भी इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं देखा। ये छत्रपति साहू जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस संघर्ष की शुरुआत करते हैं तो भारत का संविधान हमारे सामने आता है और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और 26 जनवरी 1950 में लागू होने के बावजूद भी, जबकि इनके धर्मशास्त्र कहते हैं कि इनको कुछ भी नहीं देना चाहिए, धर्मशास्त्र कहते हैं इनको अधिकार वंचित रखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के इस देश के मूल निवासी बहुजनों को जो 85% हैं उनको अधिकार संपन्न किया और अधिकार सञ्चित किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी और उस संविधान में जो लिखा हुआ है वो अहम बात है। बाबा साहब ने क्या कहा था कि संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर लिखा है कि 3 लिखे हैं, लिबर्टी, ये स्वतंत्रता मिलेगी इन लोगों को, स्वतंत्रता होगी, लिबर्टी इक्वालिटी इनको समानता मिलेगी और फ्रेटर्निटी इनको बंधुत्व मिलेगा और पहला था जस्टिस, इनको न्याय मिलेगा। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और इनको राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये भारत के संविधान में एक कलम ने जितने धर्मशास्त्र थे वो अनुच्छेद 13 के तहत उन्होंने कहा कि आज से 26 जनवरी 1950 के बाद जो धर्मशास्त्र हमें अधिकार वंचित करते थे आज सारे के सारे धर्मशास्त्रों में दिए गए ये प्रावधान जो है शून्य हो गए। वो हुआ था आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के तहत ये सब खत्म कर दिए। लेकिन भारत का संविधान लागू हुए आज आप खुद देख लीजिए कि लगभग हमें 70 साल से ऊपर हो गए हैं लागू हुए और आप हालात देख रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं आपको रोकूंगा सर, जिस तरीके से आपने पूरा साहू जी महाराज का बताया, बाबा साहब का बताया, सर इस समय प्रेजेंट में क्या SC/ST को उसकी आबादी के अनुसार वो आरक्षण प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर बस मैं वही आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। जी ये कहना चाह रहा था कि आज आप देख लीजिए 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक 70 साल पूरे हो गए हैं। 70 साल में मैंने जो फिगर 1881 की बोली, आज आप हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर इनके पास क्या है और इनको कैसे मिलना चाहिए। दोनों बातें करूंगा, ये अहम बातें हैं। आज हालात आप देख रहे हैं कि भारत का संविधान लागू हो चुका है और आप देखेंगे कि भारत के शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC को जो नौकरियां हैं सरकारी वो 2% हैं, केवल 2% नौकरियां हैं OBC की। सर 2% नहीं ओवरऑल, मेरी बात समझिए, भारत के अंदर नौकरियों का जो प्रावधान है सरकारी नौकरियां 2% बची हुई हैं। इसका ये एक्चुअली ऐसी बात है कि जो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं बोलता हूं कि भारत के न्यायाधीश इतने ईमानदार हैं कि वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं और वो ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। भारत के अंदर हमें न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है क्योंकि भारत की न्यायपालिका के अंदर कोई भी हमारा वहां जज नहीं है। जब हमें न्याय तब मिलेगा जब भारत की न्यायपालिका के अंदर हमारी नुमाइंदगी होगी, हमारा प्रतिनिधित्व होगा। यही कारण है कि वो बार बार कह रहे हैं कि जो आरक्षण है ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि ये जो आरक्षण है ये गरीबी दूर करने का एजेंडा नहीं है। ये तो जो ये सामाजिक न्याय हमें मिलना चाहिए, जो हजारों सालों से हमें सामाजिक अन्याय मिला था, ये न्याय मिलने का प्रोविजन है। लेकिन भारत की जो शासन
आरक्षक जातियां हैं वो चाहती नहीं है कि इनको न्याय मिले। तो ये बहुत अहम बात है कि वो डट के मैदान में आके, इसलिए मैं बोल देता हूं अपने लोगों के, भैया भारत की न्यायपालिका से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो दलित नेता बैठे हुए हैं सर, उन्हीं लोगों को आरक्षण की चिंता नहीं है, आरक्षण की फिक्र नहीं है। बाबा साहब के संविधान के तहत, आरक्षण के तहत वो जीतकर तो आ गए, लेकिन जब कानून बनाए जाते हैं वहां किसी भी तरीके से अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आरक्षण के प्रावधान की बात किया था तो ये अहम बात किया था कि मैं राजनीतिक आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए चाहता हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर का डिमांड था जी। तो यहाँ के ब्राह्मण बोल देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, ये आरक्षण के, ये जो नौकरियों में आरक्षण है वो उसकी बात करते हैं। केवल बाबा साहब ने आरक्षण के प्रावधान का 10 साल का कहा था। वो बोल रहे थे कि हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो संविधान सभा में या संसद में केवल जवाई लेने के लिए मुंह खोलते हैं, वरना अपना मुंह ही नहीं खोलते, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी के चमचे हैं। इसीलिए साहब काशिफ का पुस्तक लिखना पड़ा, चमचा युग। उसमें मैं कहा कि हमारे ये जो चमचे ऊपर हैं, ये अपने जो बॉस हैं, अपने हाईकमान की बात मानते हैं, अपने जो प्रतिनिधि ये नहीं है, सिर्फ हमारी जाति के लोग हैं। यही कारण है कि देश को गुलाम बनाया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है। आप अंदाज करिए, एयरपोर्ट के ठेके जो है वो प्राइवेट कर दिए, देश को निजीकरण देश का किया जा रहा है और हमारे प्रतिनिधि आराम से बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा प्रतिनिधि को बोलता नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर वो बोले, पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ विधानसभा में बोले, तो राज्य के अंदर भी जो हमारे अधिकार छिप रहे हैं वो अधिकार हमें मिल सकते हैं। लेकिन सर, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है, पूरा देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके के आदेश, इस तरीके से जजमेंट दिए जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन के बीच चलते चलते ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। एक्चुअली असल में शुरू से एजेंडा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने तभी कह दिया था कि भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। असल में समीक्षा तो जिन्होंने संविधान को लागू किया है उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान की समीक्षा की जरूरत नहीं है। सॉरी, क्योंकि संसार में कहा जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे बढ़िया संविधान है। संविधान के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। संविधान को लागू करने वालों के अंदर जो है उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो संविधान के ऊपर अमल नहीं कर रहे, वो देश को नीलाम कर रहे हैं। वो सारे के सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जितने भी ये सरकार के कंसर्न है, इनका निजीकरण कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि राइट्स आर नेवर गेन्ड बाय बेगिंग एंड अपील्स। ये जो हमारे हक हकूक हैं, ये अपील करने से, निवेदन करने से मिलने वाले नहीं है। राइट्स आर नेवर गेन्ड बाय बेगिंग एंड अपील्स टू द कॉन्शियस ऑफ यूसर्पर्स, बट इट इज बाय कांस्टेंट एफर्ट्स एंड एंडलेस स्ट्रगल। ये इन पॉलिटिकल लोगों से हमें आशा नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारा जन आंदोलन बनेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर लोकतंत्र में आपके मसले ये शासक नहीं करते तो हमें जन आंदोलन चलाना होगा। ये जन आंदोलन के माध्यम से एक ठीक हो सकता है और इसके लिए एक संगठन नहीं कर सकता। उसके लिए देश के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, जितने पॉसिबल हो सकता है, उन संगठनों को इकट्ठा करके भारत के संविधान को जो लागू कराया जा सकता है। अदरवाइज वो संविधान को लागू करना ही नहीं चाहते। जी सर, आपने देश विदेश के अंदर भी यात्रा करी है और आपने आरक्षण को बड़ी गहराई से देखा है और आप संविधान को भी पढ़ते हैं, तो सर ये आरक्षण कैसे बचाया जा सकता है? मैंने आपको कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने फार्मूला दिया, मैंने बता भी दिया। वो कहते हैं कि जो ये हक हकूक हैं, हम चाहते हैं कि निवेदन करें, संवेदन करें उसको, तो इससे विनय और समझने से हमें कुछ इनसे मिलने वाला नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट एफर्ट्स, कि हमें सतत संघर्ष करना होगा, सतत प्रयास करना होगा, कहते हैं तब ये होंगे। और दूसरा तरीका ये जन आंदोलन से ही हो सकते हैं। सबसे बड़ा
सामने अश्वेत लोगों का उदाहरण है जी। जॉर्ज फ्लॉयड को अंदाजा लगाओ, एक पुलिस ऑफिसर जो है उसके कहते हैं गर्दन के ऊपर घुटना मार के उसको मार देता है, 9 मिनट तक रखता है उसके घुटने के ऊपर। कभी अमेरिका ने सोचा नहीं होगा लोगों ने कि जो अश्वेत लोगों का आंदोलन है वो संसार का एक ग्लोबल इशू बन जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखते हैं जो अपना तमिलनाडु के अंदर जयराज और उनका बेटा जो है उनका कहते हैं जो पीछे जहां से गंदगी निकलती उसके अंदर कहते हैं कि उनको उनके अंदर छड़ी लगा के उनको मार दिया, दोनों को भी मारा। वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक कारनामा किया यहाँ की पुलिस ने। ये पुलिस की जो जातीय ब्रुटैलिटी है, एक तरफ जॉर्ज फ्लॉयड को जो है जब उनकी हत्या होती है तो पूरे संसार का आंदोलन बनता है, लेकिन यहाँ अगर देश के शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से या किसी बैकवर्ड के साथ पुरुष जाति करती है या दूसरे लोग जाति करते हैं, कोई आंदोलन नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि उनका आंदोलन ग्लोबल बना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना है। हमें अपनी इस आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाना होगा। ये अकेले भारत में रहे तब भी शायद हमारी समस्या का हल नहीं होगा। हमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस मुद्दे को आगे उठाना होगा और जन आंदोलन बनाना होगा। बाबा साहब ने स्पेशली कहा था अगर हमने अपनी समस्याओं का समाधान करना है, जैसे ताजा इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि कभी सोचा नहीं था। आपको पता है कि जॉर्ज फ्लॉयड के अश्वेत आंदोलन ने क्या किया कि स्टेट के अंदर जितनी भी वहां की स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं अपना अमेरिका की, उनके सारे अधिकार कम कर दिए हैं पुलिस के। यहाँ क्या सोच सकते हैं भारत में कि पुलिस के अधिकार कम कर दिए जाएंगे? और जिस वो स्टेट के अंदर ये हादसा हुआ है वहां तो उन्होंने कह दिया कि पुलिस को खत्म कर दिया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया जाए। ये एक असर होता है ग्लोबल मूवमेंट का। एकदम अंतरराष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होता है तो उसका पूरा संसार परिदृश्य देखता है। हम भी चाहते हैं कि जन आंदोलन भारत में अगर बनेगा और जन आंदोलन ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, यही एक रास्ता है। और इसके लिए एक संगठन नहीं कर पाएगा। सर मैं आपको रोकूंगा सर आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं और सर मेरी नॉलेज के अंदर जिस तरीके से मैंने देखा है SC ST के 11 लाख संगठन है सर, जो 11 लाख संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सब यही कहते हैं सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे। लेकिन सर अभी तक ऐसा कोई संगठन नहीं आया है जो समाज को इकट्ठा करे। सर 11 लाख के अंदर अगर एक एक व्यक्ति भी आता है तो 11 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं सर। चलो ये जो आंकड़े हैं पता नहीं कौन से आंकड़े, सुन लीजिए मैं इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ। मान लिया 11 लाख की जगह 11 करोड़ है। मैं ये कह रहा हूँ क्या अगर ये आपको नहीं आ रहे तो क्या हमें चुपके से बैठ जाना चाहिए? तो मैं हताश निराश वाली बात नहीं कर रहा। अल्टीमेटली इसका हल फिर भी इकट्ठे होकर निकलना है। हो सकता है क्योंकि जब अपना ये नारा दिया गया कि संसार भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, तो वो जानते थे संसार भर की मेहनत कश एक नहीं होते, लेकिन जितने पॉसिबल हो सकता है। मुझे लगता है कि हालात बढ़ रहे हैं, लोग चिंता में हैं, तो ऐसा कोई ना कोई बड़ा संगठन जो है, एक बहुत बड़ा ऐसा कोऑर्डिनेशन जो है ये बनने वाला है, हर हाथ में बनेगा। इसके बने बिना हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सर आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया ही नहीं आपको भारत के लोग भी देख रहे हैं, करोड़ों लोग भी देख रहे हैं। तो सर आप ये भारत के लोगों से या जो विदेश में रह रहे हैं उनसे क्या अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं और कैसे ये आरक्षण बचाया जाए, उनको कैसे इकट्ठा किया जाए? मैं अपनी बात फिर नहीं कर रहा हूं कि हमारे पुरखों ने सबसे पहले ही हमें हल दे दिया हुआ है। बाबा साहब ने जब ये कहा था कि अगर आपने भारत के अंदर पहले वो भारत में चलेगा आंदोलन तो आपका आंदोलन अंतरराष्ट्रीय बनेगा। वो कहता है कि अगर जिन लोगों की इस देश के अंदर जन आंदोलन चलाने में रुचि है, कहता उनको अपना धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिए। कितनी बात सही है जी। धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिए कि धर्म के नाम पे कहता है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिए। फिर बताया रास्ता क्या करना चाहिए, कहता उनको अपना सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएंगे क्योंकि आपका सामाजिक दृष्टिकोण है। तो आपने बोला भैया 11 लाख यहाँ संगठन बने हुए हैं, ये सामाजिक दृष्टिकोण है। ये सामाजिक दृष्टिकोण होगा तो हमें पता चलेगा समाज के अंदर क्या हो रहा है और ये ठीक क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। गलत को हमें ठीक करना है। तो उन्होंने कहा कि ये जन आंदोलन
सामने जो शासक जातियां हैं उनके पास असीम साधन है और असीम साधनों वाले लोगों के साथ सीमित साधनों वालों ने मुकाबला करना है। लेकिन मेरी ये सभी लोगों से जो विदेश में भी सुन रहे हैं विनती है कि हमें हताश या निराश होकर काम नहीं बनेगा। हमें अपने सीमित साधनों के अंदर जन आंदोलन चलाना है और उस जन आंदोलन के लिए जितने भी संगठन संभव हो सकेंगे, जितने लोग संभव हो सकेंगे, उनको इकट्ठा करके ये आंदोलन चलाना ही एक सबसे बड़ा हल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बताया साहू जी महाराज से लेके मान्यवर कांशीराम तक, और इस समय जो वर्तमान की हालत पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ने जो कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार ने, आपने विस्तार से बात रखी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।